हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीडब्ल्यू आईआईटी जैम एंड सीएसआई नेट। सो ये है आपकी टारगेट आईआईटी जैम 2025 की सीरीज, जहां पर आपने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी देख लिए हैं, कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए हैं एंड दिस इज अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स जहां पर हम सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का करेंगे। दैट इज सेल बायोलॉजी में मोस्ट प्रोबेबली जिन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जिन टॉपिक्स को पूछा जाता है, उन्हें हम देखेंगे और एक डीप एनालिसिस करने वाले हैं। सुपरफिशियल नहीं होगा, बहुत अच्छे से टॉपिक को समझेंगे, जानेंगे एंड साइड बाय साइड हम ये भी देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ऑब्वियसली हम ये बहुत बार बताते भी हैं कि जब आप आईआईटी जैम की तैयारी करते हैं तो उसके साथ साथ आप टीएफआईआर की तैयारी कर रहे होते हैं, आप सीयूटीपीजी की तैयारी कर रहे होते हैं, गैट बी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये सारे एग्जाम्स भी आप इसके साथ ही करते हैं। तो जब हम ये लेक्चर्स देखेंगे या आप मेरे जब भी लेक्चर्स देखेंगे तो अब मैं जब भी टॉपिक बताऊंगी तो मैं बताती हुई चलूंगी कि ये वाला टॉपिक इस वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, इस वाले एग्जाम में इस तरीके से आते हैं और दूसरे वाले एग्जाम में इस तरीके से आते हैं। सो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक लिया है, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। हम देखने वाले हैं कि सेल क्या है, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई, इवोल्यूशन ऑफ द सेल कैसे हुआ एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को। अब ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम जैम के पर्सपेक्टिव से देखें तो जैम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिकली ऑर्गेनेल से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मतलब जब भी जैम का एग्जाम आपने अगर देखा होगा, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आपने किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जैम के एग्जाम में बेसिक्स ऑफ द सेल दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल और सेल के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स को बहुत पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग। तो वहां पर मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन बन जाता है ऑर्गेनेल से। वहीं पर अगर हम बात करें गैट बी, तो गैट बी में बहुत बार क्वेश्चन आए इवोल्यूशन ऑफ सेल से रिलेटेड, कैसा एनवायरमेंट था, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, क्या क्या चीजें हैं, तो गैट बी में बहुत बार इवोल्यूशन ऑफ सेल से पूछा गया। उसके बाद अगर हम बात करें सीयूटीपीजी, सीयूटीपीजी में अगर आप देखेंगे तो आपको असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वहां पर प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इवोल्यूशन ऑफ द सेल को एज असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे एनटीएफआईआर में इन वाले टॉपिक से नहीं आता है, तो हम उसको अभी साइड में करते हैं। तो बेसिकली 3 एग्जाम पर्सपेक्टिव हमने देखे, जैम में कैसा आता है, गैट बी में कैसा आता है, सीयूटीपीजी में कैसा आता है और ये टॉपिक कितना रेलेवेंट है। मेजरली अगर हम बात करें तो रेलेवेंस इसकी ज़्यादा होगी आपके सीयूटीपीजी और गैट बी में। एंड कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, सिंस अगर यूकैरियोटिक सेल पढ़नी है तो प्रोकैरियोटिक सेल पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो सकता है एक बेस है जो आपके फर्दर लेक्चर्स को हेल्प करने वाला है। अब ये टॉपिक पढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों को पता होता है कि अच्छा ये पार्ट है प्रोकैरियोटिक सेल के, बट उनकी डिटेलिंग नहीं पता होती कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है और इस स्पेसिफिकली ऑर्गेनेल का या पार्ट का काम क्या होता है। और फिर वो आगे जाके जब उनकी डीप एनालिसिस करना होता है, जब स्पेसिफिकली टॉपिक आ जाते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेल्स पर पूरा टॉपिक बना होता है, तो वहाँ पर वो डिफिकल्टी होती है। तो ये एक बेसिक लेक्चर है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, तो ये कुछ लोगों के लिए एक क्विक ब्रशअप होने वाला है एंड कुछ लोगों के लिए जो चीज़ें भूल चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा एंड इस तरीके से लेक्चर प्रोसीड करेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सेल पढ़ने वाले, डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुआ वो देखने वाले, इवोल्यूशन ऑफ सेल देखने वाले हैं, उनके साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल को भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये सेल है क्या, सेल होती क्या है। क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, 11th में पढ़ाया जाता है सेल क्या होती है, जो डेफिनेशन हम सबको पता है, हम सब लोगों ने लर्न कर रखी है। दैट इज हमारी जो सेल है दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो डेफिनेशन हम कॉमनली यूज करते हैं। ये डेफिनेशन है, हमें पढ़ाई और समझाई जाती है। अब ये स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, फंक्शनल का मतलब क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या होता है, तो उसके साथ साथ आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी है हमारी सेल। हमारी सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके साथ साथ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। ठीक है जी। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है बहुत बेसिक, जिसके बिना लाइफ सस्टेन ही नहीं कर सकती, लाइफ हो ही नहीं सकती। तो दैट इज फंडामेंटल, मोस्ट बेसिक, मोस्ट एसेंशियल यूनिट ऑफ लाइफ।
तो फंडामेंटल तो हमने यहीं पर क्लियर कर लिया. फंडामेंटल मीन्स मोस्ट बेसिक, मोस्ट असेंशियल. मोस्ट बेसिक, मोस्ट असेंशियल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर ये नहीं है तो लाइफ भी नहीं है. उसके बाद है स्ट्रक्चरल यूनिट. अब हम ये वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी स्ट्रक्चरल यूनिट यूज ही क्यों करते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट हम इसे इसलिए कहते हैं कि अगर एक बहुत बेसिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, स्मॉलेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, सभी में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो स्ट्रक्चर बनाती है, जो मोनोमेरिक यूनिट है जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज सेल. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट? दैट इज, स्ट्रक्चरल यूनिट कन्वेज अस whether simple or complex, whether simple or complex organism, whether smallest or largest, चाहे सिंपल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे स्मॉल हो या लार्ज हो, सभी के केस में जो बेसिक यूनिट है या बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, बेसिक मोनोमेरिक यूनिट है, दैट इज सेल. वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनिज्म हैज सेल एज इट्स मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट for its structure, for its structure. सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, सभी के केसेस में जो सेल है वो मोनोमेरिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है जिससे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है एक ऑर्गेनिज्म का. इसलिए इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. कमिंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव बेसिक यूनिट, दैट इज फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं. फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि फंक्शनल यूनिट क्या है, क्योंकि हर एक सेल के पास इतनी एबिलिटी है कि वो बेसिक मेटाबॉलिज्म कर ले और अपने आप को अलाइव रख ले, जिंदा रख ले, अपनी लाइफ को सस्टेन कर ले. फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक सेल के पास एक एबिलिटी होती है कि वो बेसिक फंक्शंस, बेसिक मेटाबॉलिज्म तो जरूर परफॉर्म कर पाए ताकि वो जिंदा रह पाए, लाइफ को सस्टेन कर पाए. फंक्शनल यूनिट, एवरी सेल हैज द एबिलिटी to perform basic metabolism, basic metabolism or function to sustain life or keep itself alive. इतनी तो एबिलिटी है कि बेसिक फंक्शंस कर लेगी, बेसिक मेटाबॉलिज्म कर लेगी और अपने आप को जिंदा रख पाएगी, लाइफ को सस्टेन कर पाएगी. अब ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, सेल होती है, अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्म हमारी यूनिसेल्युलर फॉर्म में भी हो सकती है, दैट इज सिंगल सेल में भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी हो सकती है. तो ये भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा. ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो यूनिसेलुलर फॉर्म में भी सस्टेन कर सकती है, रह सकती है और मल्टी सेलुलर में भी रह सकती है. सो ये एक ओवरव्यू हो गया जो हम पढ़ते हैं. ये एक
डेफिनेशन है हमारी सेल की जो ली गई है व्हाइट एंड व्हाइट बुक से। व्हाइट एंड व्हाइट बुक ने जो सेल है उसको कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने डिफाइन किया है सेल क्या होती है, स्मॉल है, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड यूनिट्स है, मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है और फिल्ड होती है, फिल्ड विद कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केमिकल्स। एंड अब ये कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केमिकल्स की बात क्या कर रहा है, सेल में केमिकल्स कहां पर होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन कहां पर है, दैट इज योर साइटोप्लाज्म। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन इन्होंने किसे कहा है, ये इन्होंने कहा है साइटोप्लाज्म का, क्योंकि उसी में सारे केमिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं एंड वहां पर वाटर प्रेजेंट होता है। और सेल के पास क्या एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, एंडॉयड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू क्रिएट कॉपीज ऑफ देमसेल्स बाय ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग इनटू टू। तो सेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, इन्होंने बताया सेल स्मॉल होती है, मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड होती है, साइटोप्लाज्म हमारी सेल के पास होता है, सेल डिवाइड कर सकती है, अपने आप को ग्रो कर सकती है। तो ये है हमारी एक सेल की डेफिनेशन, दैट इज फ्रॉम व्हाइट एंड व्हाइट बुक। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो सेल है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। नेचर ने सेल बना दी, लेकिन हमें कैसे पता चला कि हाँ भाई सेल बनी है या सेल इस तरीके से दिखती है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किए एंड दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सबसे पहले काम किया था एरिस्टॉटल ने, एंड इन्होंने कहा कि जो हमारी सेल है, इन्होंने सेल को तो कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ एलिमेंट्स का बना है। अब वो एलिमेंट्स क्या है, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्म है, कैसे प्रेजेंट है, वो कुछ नहीं बताया, बस ये बोला एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म is made of few elements। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ एलिमेंट्स का बना है। अब एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया, क्या एलिमेंट्स है, कैसा स्ट्रक्चरल फॉर्म है, क्या चीजें करते हैं, कुछ नहीं, दैट्स इट, एक स्टेटमेंट दी गई थी। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने फॉर द फर्स्ट टाइम सेल्स को ऑब्जर्व किया इन द बार्क ऑफ द ट्री। सबको पता होगा ये बात, आप सबको ही पता है कि रॉबर्ट हुक ने फॉर द फर्स्ट टाइम सेल्स को ऑब्जर्व किया इन द बार्क ऑफ द ट्री। एंड वो सेल्स कैसी थी, डेड थी, एंड उन्हें दिख कैसी रही थी, हनी कॉम्ब जैसे दिख रही थी, एंड उन्होंने उनका नाम दिया सेल। इन्होंने क्या दिखा, ऑब्जर्व्ड dead cells for the first time in observed dead cell for the first time in bark of the tree। स्ट्रक्चर कैसा दिखा, स्ट्रक्चर रिसेम्बल्ड हनीकॉम्ब जैसा इन्हें दिखा, एंड इन्होंने टर्म भी दिया सेल, एंड इन्होंने इन्हें कहा सेल, और वो मोनेस्ट्री का रेफरेंस देके कहा, ठीक है जी, तो इन्होंने कह दिया दीज आर सेल्स। थर्ड, लीवेनहुक। लीवेनहुक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स को देखा, दैट वाज इन पॉन्ड वाटर। ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन पॉन्ड वाटर। सबसे पहले लीवेनहुक को लिविंग सेल्स दिखी थी, दैट वाज इन पॉन्ड वाटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे रॉबर्ट ब्राउन,
जिन्होंने हमारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। गैट-वी में कभी कभी हो जाता है कि वो ये जो डिस्कवरीज हैं, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम है, डिस्कवरीज हैं, उनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं गैट-वी में, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज ड्यूजर्डिन। ड्यूजर्डिन ने क्या कहा, इनको न्यूक्लियस के अराउंड एक जेल लाइक सब्सटेंस दिखा एंड इन्होंने उसे कहा सारकोड। ड्यूजर्डिन ने क्या देखा, एक जेल लाइक सब्सटेंस देखा न्यूक्लियस के अराउंड एंड इसका नाम दिया गया सारकोड। ऑब्जर्व्ड जेल लाइक सब्सटेंस around nucleus and called it sarcode. एंड इन्होंने उसके लिए टर्म यूज किया सारकोड। नेक्स्ट पुरकिंजी, इन्होंने सारकोड टर्म को बदल के प्रोटोप्लाज्म दिया गया। नेक्स्ट वाज पुरकिंजी। इन्होंने सारकोड टर्म को रिप्लेस किया बाय द टर्म प्रोटोप्लाज्म। रिप्लेस्ड सारकोड by the term protoplasm। नेक्स्ट हमारे मोस्ट फेमस साइंटिस्ट आए जिनकी थ्योरीज हम आज भी पढ़ रहे हैं, स्क्लेडेन एंड सैचुआन। नेक्स्ट वाज स्क्लेडेन एंड सैचुआन, इनसे शुरू करते हैं। तो हमारे सबसे पहले स्क्लेडेन, Scladden was actually a botanist. He was actually a botanist. तो इन्होंने स्टडी की थी प्लांट्स पर, बोटानिस्ट हैं तो प्लांट्स पर स्टडी करी एंड इन्होंने कहा कि प्लांट जो है वो बहुत अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बना है एंड इन सेल के अराउंड एक सेल वॉल भी प्रेजेंट है। क्या कहा इन्होंने, a plant is made up of many different type of cells, many different types of cells, बहुत अलग अलग टाइप ऑफ सेल से एक प्लांट बनता है एंड ये जो सेल्स हैं इनके अराउंड एक सेल वॉल भी होती है। These cells have a cell wall around them and इन सेल्स के अराउंड एक सेल वॉल भी होती है। Related to him was Sachuan, who was actually a zoologist। तो उन्होंने स्टडी की एनिमल्स पर। Sachuan was actually a zoologist। इन्होंने भी सेम कहा कि हाँ भाई जो एनिमल है वो भी बहुत अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बना है बट इन सेल्स के पास सेल वॉल नहीं है। इन्होंने क्या कहा, एनिमल इज मेड अप ऑफ many different type of cells, लेकिन ये जो एनिमल सेल्स है ना इनके अराउंड सेल वॉल नहीं होती। These animal cells
do not have cell wall around them, but इन एनिमल सेल्स के अराउंड सेल वॉल नहीं होती। एंड अल्टीमेटली इन दोनों के काम को, क्योंकि काम तो सेम ही कहा है ना कि प्लांट है एनिमल है, दोनों के दोनों ही बहुत अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बने हैं, कहा तो सेम ही है। तो इन दोनों की जो थ्योरीज थी उन्हें कंबाइन करके आज हम पढ़ते हैं एज अ सेल थ्योरी। तो इन्होंने कंबाइन करके क्या दिया, स्क्लेडन एंड सैचवान ने कंबाइन करके हमें दी सेल थ्योरी। एंड सेल थ्योरी हमें क्या कहती है, सेल थ्योरी के पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं। सेल थ्योरी सबसे पहले हमें कहती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना है और सेल से बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स का बना है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। सेल से बना है एंड सेल के कुछ प्रोडक्ट से बना होता है। सेल के पास हेरिडिटरी मटेरियल है। सेल कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल। सेल मेटाबॉलिज्म करती है। सेल परफॉर्म्स मेटाबॉलिज्म। सेल के पास एक प्रोटोप्लाज्म है जिसमें न्यूक्लियस जिसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस। सेल कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म that has organelles, example nucleus। एंड उसके साथ साथ सेल, जो नई सेल बनती है वो डी नोवो बनती है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो। डी नोवो दैट इज एबायोटिकली। बताते हैं इसका मतलब क्या है। एबायोटिकली, एबायोटिकली का मतलब क्या है, वाटर। एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, डिफरेंट चीजें कंबाइन करती है और एक सेल बनती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, सेल जो है वो क्या होता है, डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो कंबाइन करते हैं और एक सेल बनाते हैं, दैट इज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ सेल। बट ऑब्वियसली सेल थ्योरी में कुछ एक्सेप्शंस थे, कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो इस थ्योरी को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे। तो वो कौन से थे एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी? सबसे पहले हमारे वायरस, क्योंकि उनके पास प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, हमारे वायरस। एंड दूसरा एक्सेप्शन है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब कैसे हैं वो देखते हैं। वायरस क्यों? क्योंकि वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो वो हमारे एक्सेप्शन है। अब ये हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्यों? क्योंकि इनके पास ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो ये दोनों बनाते हैं हमारे सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस। तो ये एज अ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है आपके सीयूईटी पीजी में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब सेल थ्योरी में एक पॉइंटर है, एबायोटिक सिंथेसिस होता है, डी नोवो सिंथेसिस नॉट एक्सेप्टेबल। तो रुडोल्फ वर्शन ने हमें दी थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज।
नेक्स्ट वॉज रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने हमें दी थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज। थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज। लीनिएज का मतलब होता है, लीनिएज वर्ड का मतलब होता है जनरेशंस। लीनिएज वर्ड का मतलब होता है जनरेशंस। तो इन्होंने एक्चुअली बताया कि एक सेल की नेक्स्ट जनरेशन कैसी आती है, एक सेल से नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन, तो ये जनरेशंस कैसे बनती हैं, दैट इज द थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज। एंड इन्होंने कहा ओमनिस सेलुलस ए सेलुला, ओमनिस सेलुले ए सेलुला, एंड दैट स्टेट्स जो नई सेल्स बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई डी नोवो सिंथेसिस नहीं है, कोई एबायोटिक सिंथेसिस नहीं है, नई सेल्स बनती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एंड आज हम पढ़ते हैं एक थ्योरी जिसे हम कहते हैं सेल डॉक्टराइन थ्योरी। आज हम पढ़ते हैं एक थ्योरी दैट इज सेल डॉक्टराइन थ्योरी, जो हमें कुछ बताती है कि सबसे पहले तो सेल जो है, सेल इज structural unit of life. Cell is structural unit of life. Cell is functional unit of life. Cell is functional unit of life. And new cells arise from pre-existing cells. New cells arise from pre-existing cells. तो ये है हमारी सेल डॉक्ट्राइन थ्योरी। सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड उसके साथ साथ न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी आपकी सेल की। इसके बाद हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ द सेल। सेल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एंड ऑब्वियसली स्टेनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें इवोल्यूशन ऑफ सेल एक्सप्लेन करता है, जो हमें बताता है कि हमारी जो सेल है वो कैसे बनी थी। तो सेल कैसे बनी थी, तो कहा जाता है सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाया। इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अराउंड एक मेम्ब्रेन आई और एक प्रिमिटिव सेल बन गई। क्या बनी? प्रिमिटिव सेल बनी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स combined to form macromolecules. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन किया, मैक्रोमोलिक्यूल बने। These macromolecules were enclosed by a membrane that formed a primitive cell. सबसे पहले क्या हुआ? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन किया, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अराउंड जब एक मेम्ब्रेन आई तो एक प्रिमिटिव सेल बनी। एंड दिस इज हाउ वाज अ सेल इवॉल्व, या सेल
कैसे बनी नेचर में, इस तरीके से हमारी एक सेल बनी थी नेचर में। तो देखते हैं कैसे बनी, क्या क्या प्रोसेसेस हुए। ठीक है, तो जी अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था। ये हमारी प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था, ये था रिड्यूसिंग। दिस वॉज रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग क्यों? क्योंकि यहां पर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि यहां पर नो फ्री ऑक्सीजन जो थी वो अवेलेबल थी ही नहीं। यहां पर N2 और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके साथ साथ H2S, H2, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी प्रेजेंट थे, बट इन स्मॉल अमाउंट, बट दीज वर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स। तो क्या क्या कंडीशंस थी, रिड्यूसिंग था, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर था, बट हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो थी वो स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट थी। जब इन्हें मिला एनर्जी, जब इन्हें मिली एनर्जी, अब एनर्जी के सोर्स क्या थे, एनर्जी के सोर्स थे लाइटनिंग, एनर्जी के सोर्स थे लाइटनिंग या फिर सनलाइट। सनलाइट ने और लाइटनिंग ने इन्हें एनर्जी दी। एंड ऑब्वियसली हमारी बॉडी में भी तो यही होता है ना, जो नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं कैसे बनते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहां पर भी यही हुआ, जब एनर्जी प्रोवाइड करी गई तो ये बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जुड़े, पॉलीमराइज हुए तो बने मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अराउंड जब मेम्ब्रेन आई, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अराउंड जब मेम्ब्रेन आई, दैट फॉर्म्ड अ प्रिमिटिव सेल, दैट फॉर्म्ड अ प्रिमिटिव सेल। तो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ये था, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट थी। जब इन्हें मिली एनर्जी, कहाँ से मिली, सनलाइट और लाइटनिंग से मिली, एंड दैट फॉर्म्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने किया पॉलीमराइजेशन, दैट फॉर्म्ड योर मेम्ब्रेन, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अराउंड आई एक मेम्ब्रेन एंड दैट फॉर्म्ड अ प्रिमिटिव सेल। तो स्टेनली मिलर ने इसे कैसे प्रूव किया, उन्होंने लिया स्टैनली मिलर ने लिया वाटर, मीथेन, अमोनिया एंड इन्हें दी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन्हें दिया, एंड दैट फॉर्म्ड एक्चुअली योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दैट फॉर्म्ड योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड्स। कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टेनली मिलर ने बना के दिखाए, दैट वर अमाइनो एसिड्स। तो ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि वाटर, अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन इन्होंने ली, जब इन्होंने दिया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये रहे आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये थी इवोल्यूशन ऑफ द सेल। ठीक है, इस तरीके से इवॉल्व हुई, डिस्कवर हुई, एंड क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन आता है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज योर प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो बेस्ड ऑन द न्यूक्लियस हम सेल को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम सेल के न्यूक्लियस को देखें,
बेस्ड ऑन द सेल न्यूक्लियस, तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड हमारी यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, pro means primitive and carrion word means nucleus, and carrion word means nucleus। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कार्योन वर्ड मीन्स न्यूक्लियस। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, या फिर हम प्रिमिटिव को कहेंगे कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो ही ना, ऐसा न्यूक्लियस जिसकी बाउंड्रीज ना देखने को मिले, दैट इज नॉट योर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, या फिर हम कहें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म that has primitive nucleus, or you can say lacks well defined nucleus। well defined nucleus नहीं है, या फिर हम कहें कि primitive nucleus है, that is our prokaryotic organisms। तो ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट ही होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को ये प्रोकैरियोटिक कैटेगरी इंक्लूड करती है? दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, mycoplasmas and PPLOs, प्लूरोनिमोनियन लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या हैं? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, या फिर हम कहें एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस इनके पास होता है। ऑर्गेल्स भी इनके पास होते नहीं है। इस कैटेगरी में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, PPLOs एंड माइकोप्लाज्मास। तो एक बार इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमारे पास है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या है? सबसे पहले यहां पर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे पहले यहां पर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको वर्ड का मतलब होता है शुगर, ग्लाइको वर्ड का मतलब होता है शुगर, एंड कैलिक्स वर्ड का मतलब होता है कोट। तो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले क्या है? सबसे आउटर मोस्ट क्या है? कोटिंग ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। सबसे पहले क्या है? कोटिंग ऑफ आउटर मोस्ट कोटिंग ऑफ polysaccharides, that is sugars। जब हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप का होता है, स्लाइम लेयर हो सकता है या फिर कैप्सूल हो सकता है। जब हम बात करते हैं तो ये हो सकता है दो टाइप का, स्लाइम लेयर और यू कैन से कैप्सूल। अब ये स्लाइम लेयर क्या है और ये कैप्सूल क्या है? जब आपकी पॉलीसेकेराइड्स या फिर आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो लूज होता है, मतलब बहुत दूर दूर उसकी यूनिट्स होती हैं,
लूज होता है, म्यूसिलेजिनस होता है, दैट इज नोन एज स्लाइम लेयर। लेकिन जब वो हार्ड हो जाता है और रिजिड हो जाता है, दैट इज नोन एज कैप्सूल। तो व्हाट इज स्लाइम लेयर? ग्लाइकोकैलिक्स जब लूज है, म्यूसिलेजिनस है, दैट इज नोन एज स्लाइम लेयर। एंड जब ये हार्ड है, रिजिड है, तो ये कहलाता है कैप्सूल। इन दोनों के अपने खुद के फंक्शन है। स्लाइम लेयर जो होती है वो डेसिकेशन रोकती है। स्लाइम लेयर जो होती है प्रिवेंट्स डेसिकेशन एंड जो कैप्सूल है ये प्रिवेंट करता है फेगोसाइटोसिस, प्रिवेंट फेगोसाइटोसिस। एंड उसके अलावा भी ऑब्वियसली हम मेन फंक्शन को डिस्कस करें, उसके अलावा जो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स है वो एडहेरेंस में भी हेल्प करती है, होस्ट सेल से जुड़ने में भी हेल्प करती है, किसी सबस्ट्रेट से जुड़ने में भी हेल्प करती है। तो स्लाइम लेयर क्या करती है? डेसिकेशन रोकती है। डेसिकेशन क्या होता है? एक्सट्रीम ड्राइंग। तो बेसिकली स्लाइम लेयर क्या करती है? प्रोकैरियोटिक जो सेल है उससे वाटर लॉस को रोकती है कि एक्सट्रीम ड्राइंग ना हो जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। वहीं पर कैप्सूल क्या करता है? फेगोसाइटोसिस को रोकता है कि जब अटैक हो रहा है एक होस्ट में, जब एक प्रोकैरियोटिक सेल जा रही है तो होस्ट की फेगोसाइट से बचाने का काम करता है कैप्सूल। उसके बाद नेक्स्ट लेयर है सेल वॉल हमारी। नेक्स्ट लेयर जो हमारी है दैट इज आर सेल वॉल। Next we have cell wall and as we know it is made up of peptidoglycan और osmotic lysis से ये बचाती है। Made of peptidoglycan and prevents osmotic lysis and prevents osmotic lysis। ये हो गई हमारी सेकेंड लेयर। मूविंग टू थर्ड लेयर। Third layer is your cell membrane or your plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane. And it is made up of proteins, lipids, carbohydrates. Protein, lipids, carbohydrates and it is your selectivity barrier। सेल के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो किसका डिसीजन है? वो हमारी सेल वॉल का डिसीजन है। नाउ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तीनों को मिला के बोला जाता है सेल एनवेलप। तीनों को मिला के बोला जाता है सेल एनवेलप, जिसपे बार बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। या तो पूछा जाता है कि सेल एनवेलप में कौन कौन सी लेयर है, तो आपको तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना होगा, या फिर पूछा जाता है सेल एनवेलप बाहर से लेकर अंदर तक कौन कौन सी लेयर है। तो सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद सेल वॉल है और इनर मोस्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो दो टाइप की क्वेश्चन है, या तो पूछ लें कि सेल एनवेलप में क्या क्या इंक्लूड होता है ये पूछा जाए, या फिर ये पूछा जाए आपसे कि आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बता दीजिए। दोनों तरीके से गैट बी का क्वेश्चन बन सकता है। यहां तक पहुंचे, लेयर्स कंप्लीट करी, आउटर मोस्ट लेयर कंप्लीट करी, अब अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले अंदर हमें देखने को मिलता है एक जेल लाइक सब्सटेंस जिसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। दिस इज आवर साइटोप्लाज्म।
जेल लाइक सब्सटेंस ये हमारा होता है। एंड इसमें प्रेजेंट होते हैं हैज केमिकल्स, राइबोसोम्स और बहुत सारे एंजाइम। केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड उसके साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जब साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? सबसे पहले याद आता है जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले याद आता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कैसा है प्रोकैरियोटिक सेल का? सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए। एंड अब आती है एक बात, ये जो रीजन आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जहां पर, ध्यान से समझिएगा, साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या है ये? साइटोप्लाज्म का वो स्पेसिफिक रीजन, वो स्पेसिफिक पार्ट जहां पर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो बच्चे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोइड को कंफ्यूज करते हैं। न्यूक्लियोइड जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट है, न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है। तो न्यूक्लियोइड क्या है? स्पेसिफिक रीजन ऑफ cytoplasm where genetic material is present, where genetic material is present। जो आप बाउंड्री देख रहे हैं that is your nucleoid। अगर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, that is प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। डीएनए के अलावा, मेन डीएनए के अलावा, मेन क्रोमोसोम के अलावा जो प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज हमारा प्लाज्मिड। तो एक बार इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर पार्ट देखने हैं। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, इट इज अ लेयर ऑफ कोटिंग ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, जो स्लाइम लेयर की फॉर्म में हो सकती है, कैप्सूल की फॉर्म में हो सकती है। अगर लूज है, म्यूसिलेजिनस फॉर्म में है, फ्लूइड स्ट्रक्चर जैसी है, लूज है, बहुत आसानी से रिमूव हो जाती है, दैट इज स्लाइम लेयर। और ये डेसिकेशन से रोकती है, दैट इज एक्सट्रीम वाटर लॉस से बचाती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है। वहीं पर कैप्सूल हार्ड और रिजिड है तो फेगोसाइटोसिस से बचाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ऑस्मोटिक लाइसिस से ये बचाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, जो हम एक पूरा टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा ये एक सिलेक्टिविटी बैरियर है, सिलेक्टिविटी बैरियर पर मैच द फॉलोइंग में यूज किया जाता है। तो उसके अलावा अंदर सबसे पहले है साइटोप्लाज्म, जेल लाइक सब्सटेंस जिसमें सारे एंजाइम, राइबोसोम्स, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज योर राइबोसोम्स, सॉरी दैट इज योर साइटोप्लाज्म। उसके बाद साइटोप्लाज्म में सबसे पहले हमारे पास क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कैसा है? सिंगल सर्कुलर डीएनए है, और ये रीजन जहां पर ये एक्चुअली प्रेजेंट है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। और उसके अलावा अगर जेनेटिक मटेरियल तो उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हमारे पास राइबोसोम्स भी होते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर छोटे छोटे से सेल इंक्लूजन्स भी होते हैं। सेल इंक्लूजन्स क्या है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। सेल इंक्लूजन्स क्या है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब नॉन लिविंग क्या है, लिविंग क्या है वो बता दी। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है स्टोरेज के लिए, फॉर स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। देखो लिविंग कब कहा जाता है? अगर किसी चीज में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं दैट इज अ लिविंग थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर सेल इंक्लूजन्स में कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, बस स्टोरेज का काम होता है। वहां पर कुछ बन नहीं रहा, कुछ टूट नहीं रहा, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का काम चल रहा है। तो हम इन्हें कहते हैं नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। तो उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्लैजिला। फ्लैजिला, पिलाई,
एंड उसके साथ साथ अगर हम देखें फिम्ब्री, एंड द थर्ड स्ट्रक्चर इज फिम्ब्री. फ्लैजिला क्या है? लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर है. किस लिए? लोकोमोशन के लिए. लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर, लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन, मूव करने के लिए. पिलाए फॉर कॉन्जुगेशन, किसका क्या फंक्शन है प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है. एंड फिम्ब्रिए इज प्रेजेंट फॉर सेल अटैचमेंट, सेल से जुड़ने के लिए, सेल को अडेयर करने के लिए, जोड़ने के लिए प्रेजेंट होती है, अडेयरेंस. इसके अलावा हमारे पास दो चीजें और हैं, मीजोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स. क्रोमेटोफोर्स and next term is your mesosomes. तो क्रोमेटोफोर्स क्या है? क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर. क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर. तो क्रोमेटोफोर्स क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं एंड जिनके पास कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, दैट आर नोन एज क्रोमेटोफोर्स. Internal membranes with colored pigments, that are your chromatophores. अब ये मीजोसोम्स क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अलग अलग फोल्डिंग्स बनाती है, फोल्ड हो जाती है, दैट इज नोन एज मीजोसोम्स. These are infoldings of plasma membrane. Infoldings of plasma membrane. इनका काम क्या क्या है? इनका काम है सरफेस एरिया बढ़ाना, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में हेल्प करना. हेल्प तो क्या करती हैं? लोकेशन देती हैं. लोकेशन देती है जहां पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है. डीएनए रेप्लिकेशन यहां पर होती है. तो कुछ इस तरीके से है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल. तो एक फिगर देखते हैं, उससे थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा. सबसे पहले राइबोसोम, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोटीन ये हमारे बना देते हैं. सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी है. प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ये बनी होती है. एंड ऑब्वियसली सिलेक्टिविटी बैरियर बनाती है. सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की है, ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है. मीजोसोम इनफोल्डिंग्स आप देख रहे हो, सरफेस एरिया को बढ़ाती है. डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं. पिलाई आपने देखा कंजुगेशन में हेल्प करती है. न्यूक्लियोइड वो रीजन है साइटोप्लाज्म का जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. फ्लैजिला लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन. ये हुई. उसके बाद और साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है. उसके बाद प्लाज्मा मीजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके बाद डीएनए, कैप्सूल, इंक्लूजन्स, प्लाज्मिड, फिम्ब्री. सो ये एक और कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल. तो ये है कुछ आज की समरी. हमने देखा सेल क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई, इवोल्यूशन ऑफ सेल कैसे हुआ, एंड लास्टली हमारी प्रोकैरियोटिक सेल. तो एक आई होप स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने ये बता दिया था कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आता है. तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में जब आपको एक ब्रीफिंग दी गई कि ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है, तो आप आई विल डेफिनेटली सजेस्ट, क्योंकि अगर आप लोग आईआईटी जैम की तैयारी करें तो डेफिनेटली सीयूटी पीजी गैट भी टिफर देंगे. तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप जो भी नोटबुक में नोट्स बनाते हैं तो उस पर आप एग्जाम नेम भी मेंशन करिए कि आईआईटी जैम, गैट बी, सीयूटी पीजी एंड टीएफआईआर ये मेरे एग्जाम्स हैं. एंड जब भी आप कोई भी टॉपिक लिखें, जैसे आपने आज प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा तो ब्रीफिंग में ही बता दिया था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, इस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ आता है. तो
एक रिमाइंडर की तरह उसी टॉपिक की जो हेडिंग है उसके नीचे ही लिख लीजिए ये वाला टॉपिक इस एग्जाम में, ये वाला टॉपिक इस एग्जाम में, ये वाला टॉपिक इस एग्जाम से। तो ऑब्वियसली जो एग्जाम्स है उनमें भी थोड़ा बहुत टाइम का गैप है। जैसे TFIR इस दिसंबर में होगा, सबसे पहले TFIR आएगा, उसके बाद फेब में जैम आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका CUT PG एंड उसके बाद GAT भी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी ही होती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एक टाइम पे इतने सारे एग्जाम्स कैसे देते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होती है। जो टॉपिक जैम में इंपॉर्टेंट है वो TFIR, GAT B और CUT PG चारों में ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या होता है, उसके सब टॉपिक्स, किसी में उसके दूसरे सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किसी में किसी और से। तो बेटर होगा कि आप लिख लीजिए कि ये वाला टॉपिक इसमें आएगा, ये टॉपिक इसमें आएगा, ये टॉपिक इसमें आएगा। जैसे आपने जैम की तैयारी कर ली तो आप जैम वाले पार्ट को साइड कर सकते हैं। जब आप GAT B की तैयारी करें तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक GAT B के लिए हैं उस पर आप ज्यादा ध्यान दें। तो इस तरीके से आप शॉर्ट लिस्टिंग भी कर पाएंगे, सेग्रीगेशन भी कर पाएंगे एंड दैट वुड बी अ मच बेटर आइडिया फॉर प्रिपरेशन। तो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकती है कि कौन से एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। तो सबके लिए होमवर्क में आपके पास क्या है कि जो ये बेसिक्स हमने किए हैं रिवाइज कीजिए, इन्हें, इन बेसिक्स को रिवाइज कीजिए एंड उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड ताकि आपको हेल्प हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम भी कराएंगे, जरूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग कराएंगे, बट अभी पहले कुछ टॉपिक्स को कर लेते हैं, उसके बाद एक क्विक जो होता है, एक अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होता है। मुझे लगता है जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा अच्छी रिवीजन होती है, ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो तब हम बढ़ेंगे, पहले हम एक दो टॉपिक्स को कर लेते हैं, फिर हम रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस lecture of prokaryotic cell. I hope I was able to make you understand the topic. आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, रिवीजन हुई होगी, ब्रशअप हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।